हेलो एवरीवन। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेन पॉइंट्स पे। दैट इज कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे और कैसे उन चीजों का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे के भी चैप्टर्स में हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट समझने में, जैसे कि एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। फाइन। तो इस कॉन्सेप्ट पे और आज के लेक्चर पे काफी इंटरेस्ट के साथ क्लास लीजिएगा और हर चीज को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, हेडिंग डालिएगा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या क्या एडजस्टमेंट की जरूरत होती है व्हेन पीएसआर चेंजेस अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि 3 टाइप का एडजस्टमेंट करना होता है। ये चीजें आपने ऑलरेडी नोट में लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे फिर से हम लोग इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट चाहिए होता है, पहला लिखिएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फाइन। दूसरा लिखिएगा accumulated profit and accumulated losses। ठीक है, accumulated profit को हम लोग रिजर्व भी बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिजर्व। दूसरा ट्रीटमेंट इस चीज का होगा, और तीसरा होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अभी हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ इन तीनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फाइन। हेडिंग डालिएगा हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, लिखिएगा गुडविल इज एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑलवेज। ठीक है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। इस के बेसिस पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड थे। हालांकि मैंने उन क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस नहीं किया, मैंने उसको स्किप कर दिया था कि बाद में जब मैं गुडविल समझाऊंगा तब उन चीजों को वापस से अच्छे से समझा दूंगा। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से सारा बात हम लोग समझते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट हो रहा है, तो अच्छा आप लोगों ने गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है वो देख रखा है। 3 मेथड से कैलकुलेट होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो मान के चलिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और आपने उस बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर लिया, और गुडविल है आपका गुडविल इक्वल टू 2,40,000।
ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,40,000। अच्छा, गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग कब कर रहे हैं? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान के चलिए पार्टनर्स आर ए बी एंड सी। ठीक है, मान के चलते 3 पार्टनर है ए बी और सी, और इन तीनों पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब कि पहले कुछ और रेशियो था, अब जाके कुछ और रेशियो हो गया है। तो उस हिसाब से लिखते हैं यहाँ पे ओल्ड PSR, मतलब कि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान के चलिए पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इसका मतलब ए को 2/5, बी को 2/5 और सी को 1/5 शेयर मिलता होगा। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर ने रेशियो चेंज कर लिया। क्या रेशियो हो गया है? मान के चलिए 3:2:1। ठीक है, दैट मीन्स कि ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6 ये शेयर है। तो अगर इस तरीके से चीजें आपको दिया हुआ है तो क्या एडजस्टमेंट का तरीका होगा? स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हम लोग। अच्छा, यहां पे क्या लिखा हमने? गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, लिखते हैं। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट नोट्स लेते जाएंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। ओल्ड रेशियो और में माइनस करेंगे न्यू रेशियो। आते हैं सॉल्यूशन पे, लिखिएगा कि सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है, कुछ भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सिर्फ सैक्रिफाइस ही पता चलेगा। हम लोग को सैक्रिफाइस या फिर गेन कुछ भी मालूम चल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सैक्रिफाइस और गेन कितना कितना होगा। तो देखते हैं ए का, पहले ए का निकालते हैं। अच्छा, ए का पहले शेयर क्या था? 2/5 था, क्योंकि रेशियो था 2:2:1। इसका मतलब ओल्ड शेयर था 2/5। ठीक है, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो ओल्ड शेयर कितना है? ए का 2/5 और ए का न्यू शेयर कितना है? तो 3/6। 3/6 कितना आ जाएगा? तो देखते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 5 को 30 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में होगा? 6 बार में। तो अगर ये 5 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, तो 6 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? 6 2 जा 12 माइनस, और 6 5 जा 30 होता है, तो 3 को भी 5 से करेंगे, 5 3 जा 15। फाइन, इक्वल टू -3/30, राइट? इसका आंसर आ गया -3/30। इसी तरीके से हम लोग बी का और सी का भी निकालेंगे। बी का शेयर कितना है पुराना? 2/5। सी का और बी का न्यू कितना है? 2/6। लिखते हैं -2/6। आप देख रहे हो ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस या फिर गेन जो भी होगा वो निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? तो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू करके। फाइन, तो ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, कितना आएगा इसका?
एलसीएम 30, 5 6 जा तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 होता है, तो 2 5 जा 10, 2/30। फाइन। अच्छा, आप देखना यहाँ पे ए का आंसर जो आया था वो माइनस में आया था, लेकिन बी का 2/30 है, मतलब प्लस में है। इसी तरीके से हम लोग सी का निकालते हैं, तो सी का कितना हो जाएगा, पहले था 1/5, 1/5 माइनस, और अभी कितना हो गया है 1/6, लिखते हैं -1/6, कितना हो जाएगा। अगेन हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 30, 5 6 जा 30 होता है, तो 6 1 जा 6, और 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5, 1/30। चलिए अभी देखना आप कि यहाँ पे ए बी सी का जो आंसर आया ना, तो एक निगेटिव में है मतलब माइनस में है, और 2 पॉजिटिव में है मतलब प्लस में है। हम लोग दूसरा नोट लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में कि ओल्ड माइनस न्यू, दैट मीन्स कि ओल्ड शेयर, या फिर मैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। जब आप कर रहे हो तो अगर आंसर माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। अगर आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब है कि वो पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जैसे कि ए के केस में है, ओल्ड माइनस न्यू जब हमने किया तो आंसर आया -3/30, दैट मीन्स कि माइनस में आया, तो इसका मतलब क्या होता है, गेन, कि वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर आपका प्लस में आ रहा है, ठीक है, जैसे कि बी और सी के केस में हो रहा है, ओल्ड माइनस न्यू किया तो आंसर हम लोग को प्लस में मिल रहा था, इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, ठीक है। इसका मतलब कि आप लोगों ने गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ये पता कर लिया ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, यही तो कैलकुलेट कर रहे थे, सेक्रीफाइस या फिर गेन, सेक्रीफाइस या फिर गेन पता कर रहे थे। तो अगर माइनस में आएगा तो डेट मीन्स कि गेन कर रहा है, और अगर प्लस में आएगा तो इसका मतलब कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये माइनस में है, इसका मतलब कि गेन कर रहा है पार्टनर, या फिर मैं इधर लिख देता हूं कि पार्टनर ए, आंसर क्या है माइनस में आया है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। फिर इन दोनों का आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, चीजें क्लियर है। अच्छा, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, बी और सी, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कर रहा है 2/30 और सी कर रहा है 1/30। तो इसी को हम लोग कहते हैं 2:1, इसी को हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पता चला ना। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा था, बी सैक्रिफाइस कर रहा था और सी सैक्रिफाइस कर रहा था। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा था, 2/30, सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा था, 1/30। तो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर तो 30-30 है, तो बचा क्या 2:1। तो हम लोगों ने लिख दिया 2:1, ये क्या निकल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इंपॉर्टेंट नोट्स अभी तक 2 लिया है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट लीजिएगा, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग प्लीज जो भी चीज लिख रहा हूं सब कुछ लिखिएगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट नोट डालिएगा। जब आपको पता चल गया कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो तीसरा नोट लिखिएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर get credited
गेनिंग पार्टनर get debited in adjustment entry। ठीक है, मतलब समझ में आया ना। तीसरा नोट में क्या लिखा हमने कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे हम लोग, एंड जो पार्टनर गेन कर रहा होगा गेट डेबिटेड, उसको डेबिट करेंगे हम लोग। कहां पे? इन एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जब हम लोग कर रहे होंगे तो एडजस्टमेंट करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाता है लास्ट में। उस एडजस्टमेंट एंट्री में हम लोग डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे वो यहां से हम लोग को पता चल जाएगा। तो आपने गुडविल में 3 नोट लिया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए कौन सेक्रीफाइस हो रहा है, बी और सी, और गेन कौन हो रहा है, ए। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, लिखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। ए गेन कर रहा है तो गेन को डेबिट करेंगे, लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस हो रहा है बी और सी तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज मायने रखता है वो यही है कि आपने एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री जो पास किया है ना, उसी का इफेक्ट आगे जाके हम लोग को काम में आएगा। तो ये एंट्री करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपने एंट्री कर लिया है तो देखो एंट्री करने के बाद ना आपको अमाउंट भी डालना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं ऊपर का हटा रहा हूं। लिख रहा हूं एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल is capital account debit to B's capital account to C's capital account। ठीक है, अभी अमाउंट कितना होगा तो देखिए A's कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितना से डेबिट होगा वो पता करने के लिए आपको गुडविल का वैल्यू दिया हो रहेगा ना। देखो अभी एग्जांपल में तो हमने गुडविल का वैल्यू ले लिया है, आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने पहले गुडविल का कैलकुलेशन सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, गुडविल कितना था 2,40,000 था, तो लिखेंगे 2,40,000 इंटू ए का कितना है शेयर -3/30 आया था ना, तो लिखते हैं 3/30। ठीक है, माइनस को इग्नोर करेंगे। एक्चुअली माइनस का यूज बस होता है गेन और सैक्रिफाइस पता करने के लिए कि माइनस है तो गेन हो रहा है, प्लस है तो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अभी पता चल चुका है, सीधा सीधा इंटू 3/30 करते हैं, कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट के में लिखेंगे 24,000। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग बी का भी पता कर सकते हैं। बी इक्वल टू कितना है 2/30 है ना, तो 2,40,000 इंटू 2/30
16,000। इसी तरीके से सी का पता करते हैं, 2,40,000 इंटू 1/30, 8,000। ठीक है, तो अमाउंट पुट कर देते हैं, 16,000 बी का और 8,000 सी का। क्लियर है? ये आपका हो गया एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल कंप्लीट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी देखो ये अभी आपने समझना है कि ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों ने निकाला था ना 2:1 करके साइड में जो लिखा था अभी, वो क्या, उसका क्या यूज आया? उसका यूज बस इतना आया कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 अगर हुआ है तो ये 24,000 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हो गया, तो बी और सी में किस रेशियो में बटेगा? तो 24,000 बी और सी में बटेगा 2:1 में। देख रहे हो आप, 2:1 क्या है ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। फाइन, तो होपफुली आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा। सिंपल जो 3 नोट्स हमने लिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा गुडविल में और कुछ नहीं समझना है आपको, और यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, चलिए, गुडविल का सारा काम हो गया है और आपने सारा नोट भी ले लिया है। ठीक है, एक बार समराइज करते हैं हमने क्या देखा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में। सिंपली ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो दिया हुआ था, हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके शेयर पता किया। एक आया था -3/30, बी का 2/30, सी का 1/30। जो माइनस में आया वो गेन है, जो प्लस में आया वो सेक्रीफाइस है। एंट्री क्या करना है? तो एंट्री में जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करना है, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है। उस हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री क्या बन गया? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अमाउंट क्या पुट करेंगे? तो जो भी ओल्ड माइनस न्यू करके जो आंसर आया है उसी में गुडविल का वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, 2,40,000 इंटू 3/30 किया 24,000, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, और इस 24,000 को आप बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या फिर आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो 2,40,000 इंटू 2/30, 2,40,000 इंटू 1/30 करके। फाइन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and accumulated losses। ठीक है, जो भी accumulated profit या accumulated losses होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। एक में लिखिएगा, when partners decided not to distribute, when partners decided to distribute partners decided to distribute or transfer accumulated profit or losses to capital account। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है ना, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में आपको सेम यही स्टेटमेंट मिलना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिखा रहेगा कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, पार्टनर्स डिसाइडेड
partners decided not to distribute or transfer accumulated profit or loss. Partners decided not to distribute or transfer accumulated profit or loss to capital account. ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है. कभी कभी इस स्टेटमेंट को किसी और तरीके से लिखता है, वहां पे क्या लिख देगा, और accumulated profit or loss should be undisturbed. अनडिस्टर्ब्ड का मतलब है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रखना है. तो आपने लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस का दो केस. पहला केस जहां पे पार्टनर ने डिसाइड किया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट या फिर ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट में. किसका कैपिटल अकाउंट? ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दूसरा है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, पार्टनर ने डिसाइड किया है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है प्रॉफिट या लॉस को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस शुड बी अनडिस्टर्ब. तो इन दोनों सिचुएशन में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले इस सिचुएशन में देखते हैं. इस सिचुएशन में अगर बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस should be accumulated profit or loss should be distributed या फिर इसको हटा के लिखिएगा अगर ऐसा बोलेगा तो ओल्ड रेशियो, और अगर ऐसा बोलेगा सीधा सीधा यहां पे लिखेगा कि अगर ऐसा बोलेगा कि नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर नॉट टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, मतलब कि अगर बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और अगर बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में काम करेंगे, बांटेंगे. ठीक है, चलिए अब इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, मान के चलिए, अच्छा और एक पहले इंपॉर्टेंट नोट डालिएगा. नोट में लिखिएगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब क्या होता है. लिखिएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो जमा हो के आपके बिजनेस में रखा हुआ है. इसका मतलब जैसे कि क्या क्या हो सकता है, बैलेंस शीट में क्या दिया हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरीके का नाम हो सकता है, या फिर जनरल रिजर्व हो सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस. देखिए ये सब में से कुछ भी अगर आपको लायबिलिटी साइड में मिल जाए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहां दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में. अगर आपको लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख जाए, मतलब कि रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी दिख जाए, तो आप उसको समझ जाइए कि वो क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा,
तो ओल्ड रेशियो में भी किया जा सकता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में क्या दिया है, डिसाइडेड क्या किया है पार्टनर ने, डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर नहीं करना है। फाइन। अब एक्यूमुलेटेड लॉस क्या क्या हो सकता है? एक्यूमुलेटेड लॉस क्या क्या हो सकता है? और एक्यूमुलेटेड लॉस जो भी होगा ना वो हमेशा एसेट साइड में दिया रहेगा, एसेट साइड में दिया रहेगा। क्या क्या हो सकता है? तो लिखिएगा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, और क्या हो सकता है? तो लिखिएगा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लिखिएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये सब चीज अगर ये सब चीज आपको एसेट साइड में दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो एक्यूमुलेटेड लॉस है। फाइन। तो ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप पहचान पाओ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या क्या है और एक्यूमुलेटेड लॉस क्या क्या है। ठीक है, इसको भी हटा रहा हूं। अब एक एग्जांपल से पूरा सिचुएशन को हम लोग समझते हैं। मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दे दिया जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया है? चलिए मान के चलते 1,20,000। ये आपका जनरल रिजर्व का अमाउंट आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। अभी आप जैसे ही जनरल रिजर्व देखोगे ना लायबिलिटी साइड में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होता है डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। ठीक है, मान के चलिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो क्या करेंगे? और बोल रहा है कि जनरल रिजर्व इज टू बी केप्ट अनडिस्टर्ब या फिर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। जनरल रिजर्व इज टू बी केप्ट अनडिस्टर्ब, दैट मीन्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉल्यूशन कैसा होगा? देखो आपने अभी क्या सीखा कि अगर बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो काम कैसे करना है? ओल्ड रेशियो में। और अगर बोल रहा है कि नहीं करना है, अनडिस्टर्ब रखना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फाइन। आगे मानते हैं कि सारा कुछ वही है जो हम लोगों ने गुडविल के केस में लिया था, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 2:1 एंड न्यू PSR इज 3:2:1। ठीक है, सारा कुछ वही है और पार्टनर का भी नाम वही है, A, B और C। फाइन। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? तो जनरल रिजर्व 1,20,000 है ना, तो वो 1,20,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कहां से? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:1। तो एंट्री हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा, जनरल रिजर्व
account debit to A's capital account to B's capital account to C's capital account. फाइन, ये जनरल एंट्री हो जाएगा। हमने यहां पे क्या किया, जनरल रिजर्व जो भी था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए, बी और सी में, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट कितना जाएगा, जनरल रिजर्व कितना से डेबिट होगा, 1,20,000, और 1,20,000 को ए, बी, सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1, तो कितना हो जाएगा, it will be 1,20,000, that means 48,000, 48,000 and 24,000। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी समझ में आ रहा है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, 1,20,000 को 2 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5 करके एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब मान के चलिए कि बोला जा रहा था कि जनरल रिजर्व इज टू बी केप्ट अनडिस्टर्ब, कि अनडिस्टर्ब रहेगा तो जर्नल एंट्री कैसे होता। तब हम लोग क्या करते हैं, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करते हैं। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता होगा, ए, बी, सी, इन तीनों का ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड दैट मीन्स की 2/5 माइनस 3/6, 2/5 माइनस 2/6, और सी का क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6। आंसर कितना आ जाएगा, -3/30, 2/30 और 1/30। राइट, देखिए सारा कुछ गुडविल की तरह करेंगे। अब अगर बोल रहा है कि जनरल रिजर्व इज टू बी केप्ट अनडिस्टर्ब या फिर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो काम कैसे करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मतलब कि आप ऐसा मान लो ना कि जनरल रिजर्व 1,20,000 ना है, ना होके गुडविल दिया हुआ है 1,20,000, और सारा काम वैसा कर दो जैसे अभी देख रहे हो आप कर रहा हूं। एबीसी का हमने क्या किया, पहले सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया। यहां पे लिख देता हूं, सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है, पता कर लिया। अभी पता चल रहा है ना कि ये माइनस में है, इसका मतलब क्या है, ये गेन है, मैंने जी लिख दिया है आगे। फाइन, ये प्लस में है, इसका मतलब क्या है, ये सैक्रिफाइस है, एस लिख दिया है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि बी और सी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। ठीक है, स्पेस कम है इसीलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। आगे अब एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, लिखते हैं। अगेन वही फॉर्मूला, वही तरीका हम लोग यूज करेंगे कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब अमाउंट कैसे लिखते थे, फिर से वही तरीका, -3/30 है ना, तो 1,20,000 को इंटू 3/30 करके देखते हैं। 1,20,000 इंटू 3/30 12,000। तो यहां पे सीधा सीधा लिखते हैं 12,000। ठीक है, और फिर बी और सी में कौन सा रेशियो में, 2:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 2:1 में बी का हो जाएगा 8,000 और सी का हो जाएगा 4,000। ठीक है, चलिए, तो आपने दोनों सिचुएशन देखा ना
जनरल रिजर्व के केस में क्या क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अच्छा, मान के चलिए कि यहां पे जनरल रिजर्व ना होके, अच्छा जनरल रिजर्व क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है? ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, क्योंकि अभी हमने नोट में ये सब चीज लिख लिया है। अगर मान के चलिए कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस होता, या फिर जैसे मान के चलिए आपको दिया होता प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो क्या करते? तो उस टाइम पे जनरल रिजर्व, जैसे यहां पे हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है, तो वहां पे पार्टनर्स को डेबिट करते। ठीक है, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं। इफ एक्यूमुलेटेड लॉस in case of accumulated loss। ठीक है, अभी accumulated loss क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, चलिए मान के चलते दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 40,000। ठीक है, एडवर्टीजमेंट देखिए यहाँ पे मेरे को स्पेस कम है तो मैं थोड़ा अलग ढंग से लिख रहा हूं, लेकिन प्लीज आप लोग अच्छे से ये सारा चीज को नोट डाउन कीजिएगा। मान के चलिए एक्यूमुलेटेड लॉस है, दैट मीन्स की एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 40,000 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं आप? तो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या, एक्यूमुलेटेड लॉस है ना, तो लॉस जब पार्टनर्स को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स का अकाउंट घटेगा तो उसको डेबिट कर देंगे। याद है ना पुराना कॉन्सेप्ट, अगर पार्टनर का अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, पार्टनर का अकाउंट घटता है लॉस बांटने से अगर, तो उसको डेबिट करते हैं। तो सिंपली यहां पे आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अमाउंट कितना है, 40,000 है ना, तो यहां पे लिखेंगे 40,000। ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 2:2:1। कितना हो जाएगा, 16,000, 8,000। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का केस देख लिया, एक्यूमुलेटेड लॉस का केस देख लिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट कैसा होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, क्रेडिट करेंगे या फिर डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर बोलेगा नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में काम करेंगे। पहले सैक्रिफाइस या फिर गेन निकालना पड़ेगा पार्टनर का, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको डेबिट कर देंगे। और जाके आगे जाके डिटेल में हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, अभी सारा कुछ हटाता हूं। अभी और एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इस दो केस में बैलेंस शीट थोड़ा, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें ट्रीटमेंट में चेंज आएगा। आपने जहां पे लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, वहीं पे आप इस चीज को कीजिएगा। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग से कुछ मत कीजिएगा। जहां पे आपने अभी नोट लिया हुआ था 2 पार्ट में डिवाइड करके, स्टार्टिंग वाला नोट वहां पे ही लिख लीजिएगा, और एक जगह पे लिखिएगा नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से आपको बनवाया था। तो और एक नोट डालिएगा और लिखिएगा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है
मान के चलिए क्वेश्चन बोल रहा था कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फाइन। इन दैट केस जनरल रिजर्व is not to be shown, general reserve is not to be shown in new balance sheet, in new balance sheet। ये जो न्यू बैलेंस शीट है ना, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का बात कर रहा था तो जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। लेकिन अगर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोला गया था कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, तो आपने ट्रीटमेंट कैसे किया होगा, आपने ट्रीटमेंट किया होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इन दैट केस जनरल रिजर्व is to be shown in new balance sheet, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं आपने। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो जो भी नया बैलेंस शीट आप बनाओगे रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद, तो आपको उसमें नए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये क्या लिखते जा रहे हैं, नोट्स लेते जा रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट में जब ये सारा कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे, तो मैं सारा कुछ ट्रीटमेंट करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि देखो हमने वहां पे ये बात लिखा था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा अगर होगा तो अलग तरीके से काम करेंगे, फाइन। तो प्लीज आज आप अच्छे से बस नोट्स लेते जाइएगा। तो ये सेकेंड ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। लिखिएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। और इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और लिखेंगे पार्टनर्स, ठीक है। इसका भी दो केस है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड revised value, partners decided to record revised value in न्यू बैलेंस शीट। आपको पता है ना न्यू बैलेंस शीट का मतलब क्या है, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। और क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड revised value in न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब पार्टनर क्या डिसाइड कर रहा है कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए कि पहले आपके बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग है, आपने बैलेंस शीट में
बिल्डिंग दिखाया हुआ है 5 लाख पे। अब आप क्या बोल रहे हो कि नहीं ये बिल्डिंग का ना वैल्यू बढ़ गया है, या फिर मान के चलो ना कि लैंड है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 2001 में, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 2001 में। और 2001 में जो आपने जमीन खरीदा था उसका वैल्यू था 5 लाख। तो अभी अब क्या हो रहा है कि 2008 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंजिंग। ठीक है, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। मान के चलिए कि पहले 2:2:1 था, अब 3:2:1 हो गया है। फाइन। तो अब जाके इस दिन आपको पता करना पड़ेगा कि लैंड का वैल्यू क्या है आज के दिन में। पहले 2001 में लैंड का वैल्यू कितना था? 5 लाख। अब अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में रेशियो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर में, तो उस दिन आपको अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। राइट, रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि उसका उस दिन का वैल्यू पता कीजिए एसेट्स का क्या है। तो मान लीजिए लैंड का उस दिन का वैल्यू था 12 लाख रुपए। ठीक है, उस दिन लैंड का वैल्यू कितना था? 12 लाख रुपया। इसका मतलब लैंड का वैल्यू 7 लाख रुपए से बढ़ गया है ना। लैंड का वैल्यू 7 लाख रुपए से बढ़ गया ना, इसी को कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन लायबिलिटी का भी हो सकता है। मान के चलिए कि किसी क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना था 10,000 का। ठीक है, अब वो क्रेडिटर्स बोल रहा है कि नहीं आपका 8,000 रुपया ही बाकी है, आप 8,000 रुपये ही पे कर दो सिर्फ। तो देखो लायबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया ना। पहले क्रेडिटर्स को कितना पे करना था, कितना बाकी था? 10,000। अब वो क्रेडिटर्स फुल सेटलमेंट करने को तैयार है सिर्फ 8,000 रुपए में ही, कि आप 8,000 रुपए ही सिर्फ पे कर दो, तो 2,000 का फायदा हो गया ना। तो अगेन इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। तो देखो एसेट्स का भी रिवैल्यूएशन हो सकता है और लायबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन हो सकता है। रिवैल्यूएशन कब करना होता है? तब करना होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, जैसे कि अभी हो रहा है, तो आपको रिवैल्यूएशन पता करना पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन का। चलिए, अभी आपने देखा ना कि रिवाइज्ड वैल्यू, पहले लैंड का वैल्यू कितना था? पहले लैंड का वैल्यू था 5 लाख, अब लैंड का वैल्यू कितना हो गया है? 12 लाख। तो लैंड का रिवाइज्ड वैल्यू क्या है? मतलब कि नया वैल्यू कितना है लैंड का? 12 लाख। तो डेट इज कॉल्ड 12 लाख। तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या बोला जाएगा ना कि पहले लैंड का वैल्यू 5 लाख था, अब हो गया है 12 लाख। तो जब नया बैलेंस शीट आप बनाओगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जो नया बैलेंस शीट आप बनाओगे फर्म का, तो उसमें लैंड को कितने पे दिखाओगे? 5 लाख पे दिखाओगे या फिर 12 लाख पे दिखाओगे? मतलब कि पार्टनर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं? टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। मतलब 12 लाख पार्टनर ने डिसाइड किया कि रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि 12 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। फाइन, यहाँ पे क्या बोल रहा है? पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। बोल रहा है कि नया रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब अभी भी 5 लाख रुपए पे ही दिखाएंगे। तो देखो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं। अगर पार्टनर बोल रहे कि रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाएंगे तो 12 लाख पे दिखाने की बात कर रहे हैं वो। अगर वो बोल रहे कि नहीं रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखाएंगे, मतलब कि अभी भी पुराना वैल्यू ही दिखाएंगे, मतलब कि 5 लाख रुपया ही लैंड का वैल्यू दिखाएंगे नए वाले बैलेंस शीट में भी। अभी दोनों केस में ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अगर बोल रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। मतलब कि अगर रिवैल्यूएशन होने से प्रॉफिट होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जैसे कि अभी 5 लाख का लैंड था
उसका वैल्यू अब हो गया है 12 लाख, तो 7 लाख रुपए का फायदा हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। मान के चलिए कि उल्टा होता, 12 लाख का लैंड था, अब उसका वैल्यू हो गया है 5 लाख, ठीक है, वैल्यू गिर गया है, कम हो गया है, तो क्या करते, लॉस हो जाता, कितना का, 7 लाख रुपए का लॉस हो जाता। 12 लाख से 5 लाख हो गया है वैल्यू। 7 लाख का अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स में हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि लॉस को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है। तो ध्यान रहे इस बात का, काफी इंपॉर्टेंट बात बोला है मैंने अभी। फाइन, आगे, अगर पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट, तब क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस is to be adjusted in sacrificing ratio। अगर बोल रहा है नहीं रिकॉर्ड करना है रिवाइज वैल्यू, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन से उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो देख रहे हो ना, हर जगह पे यही हो रहा है, या तो ओल्ड रेशियो या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड, सॉरी, रिजर्व और रिवैल्यूएशन दोनों का केस सेम है, ठीक है, या तो ओल्ड रेशियो में काम होगा या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में काम होगा, डिपेंड करेगा पार्टनर ने डिसीजन क्या लिया है, पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है। लेकिन गुडविल के केस में क्या देखा हमने कि बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही काम होगा, वहां पे ओल्ड रेशियो जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared to calculate प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। यहां पे हम लोग को स्पेशली एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो अकाउंट बनाना पड़ता है, इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहां पे no revaluation account is prepared, no revaluation account is prepared, but profit or loss is calculated, but profit or loss is calculated in roughly manner, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई स्पेशल अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको हम लोग रफली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब इसका एग्जांपल लेंगे ना तब समझेंगे कि ये रफली मैनर पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ एग्जांपल लेके उसके थ्रू समझते हैं चीजों को। उससे पहले इंपॉर्टेंट एक नोट लेते हैं, देखिएगा, हाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared, ठीक है। मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा वो पहले सीखते हैं। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड,
ये रहा आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, दो साइड बना लीजिएगा। अब ध्यान में रखना है कि अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपको फायदा हो रहा है ना, इन दैट केस आप रिकॉर्ड किधर करोगे, लिखिएगा एक सेकेंड रुकिएगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपका एसेट्स है कोई, जैसे कि लैंड 5 लाख है, वो 12 लाख हो गया है, तो लैंड का वैल्यू बढ़ गया है ना, फायदा हो रहा है ना, तो फायदा अगर होगा तो क्रेडिट साइड में और नुकसान होगा तो डेबिट साइड में। इस तरीके से दिखाना होता है। तो लिखिएगा इधर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। सिमिलरली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को डेबिट साइड दिखाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा लायबिलिटी। अच्छा, मान के चलिए लायबिलिटी कम हो रहा है, पहले आपको किसी को 10,000 का पेमेंट करना था, अब उसी आदमी को बस आपको 8,000 का पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी कम हो रहा है ना, फायदा हो रहा है ना, तो फायदा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। लिखिएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इधर रिकॉर्ड करेंगे। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी मतलब कि अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है, किसी को 10,000 का पेमेंट करना था, अब आपको उसी इंसान को 15,000 का पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी बढ़ गया ना, तो क्या करेंगे, इधर रिकॉर्ड करेंगे। कभी कभी एक टर्म आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है कि आपको एक ऐसा एसेट्स पता चला है जो पहले आप अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे थे, मतलब आपको उसके बारे में पता नहीं था, अभी आपको नया नया पता चला कि अरे आपके पास तो ये एसेट्स भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का एसेट्स को हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब जो जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था, अब हम लोग को पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस में एक एसेट्स ये भी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी, अगर ऐसा कोई नया एसेट्स आपको पता चलता है तो आपको क्या हो गया, फायदा हो गया ना, तो फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में। तो लिखिएगा यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली आपको हो सकता है कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चल सकता है, जैसे कि मान के चलो कि मेरे को किसी इंसान को पेमेंट पहले करना था 5,000 का, मैं भूल गया था कि उसको पेमेंट करना है, अभी वो इंसान वापस से आया और बोला कि भैया आपका 5,000 पेमेंट अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है, तो मुझे पता चला अरे हाँ मुझे आपको 5,000 का पेमेंट करना था, मैं भूल गया था। तो ये अब एक आपको नया लायबिलिटी पता चला था, आपको याद नहीं था, क्योंकि अगर याद होता तो आप जरूर लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के दिखा रहे होते, लेकिन आप भूल गए थे। अभी आपको नया पता चला कि अच्छा हाँ इस इंसान को 5,000 का पेमेंट करना है, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। और इस टाइप का जब आपको पता चलता है कोई नया लायबिलिटी, तो ये आपके लिए एक नुकसान है, क्योंकि आपको और अब पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये आप डेबिट साइड में दिखाओगे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। चलिए ठीक है, देखो मान के चलो तो आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में, अगर आपको फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, और अगर कोई नुकसान हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाओगे। क्लियर है ये बात। चलिए मान के चलिए आपको क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है, इधर का टोटल और इधर का टोटल में अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब ज्यादा फायदा हुआ है, तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको यहां पे पता चलेगा। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या रहेगा? ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर है। फाइन। और अगर मान के चलिए कि इधर नुकसान ज्यादा आ रहा है और फायदा कम है, तो दैट मीन्स कि आपको लॉस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। और ये भी क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये भी आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर। चलिए, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। चलिए, अब हम लोग एक एग्जांपल से सारा कुछ समझते हैं। ठीक है, दोनों केस लेके समझेंगे। पहला केस है इफ रिवाइज्ड वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, मान के चलिए लिखा हुआ है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय ₹10,000। ठीक है, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट हो गया है, बढ़ गया है। एक होता है डेप्रिशिएट, मतलब घट जाना। कितना से बढ़ गया है बिल्डिंग का वैल्यू? 10,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय ₹2,000। ठीक है, मतलब स्टॉक का वैल्यू 2,000 से बढ़ गया है। और क्या हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 4,000। मतलब प्लांट और मशीनरी जो है ना होगा बैलेंस शीट में, और उसको डेप्रिसिएट कर दिया गया है 4,000 से। क्रेडिटर्स इज टू बी पेड $3,000 मोर। ठीक है, मतलब कि क्रेडिटर्स को 3,000 और पे करना पड़ेगा। चलिए, ये रहा आपका कैलकुलेशन। अभी इसके बेसिस पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे होगा। चार, 5, 7। इसको आप लोग $5,000। ठीक है, 10, 5, 15, 4, 3, 7। ठीक है, अब सही है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैंने किया। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान के चलते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन केस 1 इफ रिवाइज्ड वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, तब क्या करेंगे? तो रिवैल्यूएशन आपने लिखा है अभी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट उस टाइम पे
बनाना होता है, तो डिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका डेबिट साइड। तो बिल्डिंग क्या हो रहा है, 10,000 से वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, इधर आएगा बाय बिल्डिंग 10। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 5,000, 5,000 से स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 4,000, नुकसान हुआ है, इधर आएगा। क्रेडिटर्स इज टू बी पेड 3,000 मोर, क्रेडिटर को 3,000 और देना पड़ेगा, नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं, फायदा ज्यादा हुआ है। इधर का भी टोटल 15,000, इधर क्या आ जाएगा आपका 2 प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन, कितने का है 8,000। चलिए देखिए, अभी आप लोगों ने क्या किया, डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पता कर लिया, कितना है 8,000 का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को कैसे बांटना होता है, क्या सिखाया आपने, अगर रिवाइज वैल्यू को बोल रहा है रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में, तो ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो एंट्री हो जाएगा इस केस में, एंट्री करेंगे हम लोग एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट हुआ है ना, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट बटेगा, तो क्या होगा, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री कीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मान के चलिए कि 3 पार्टनर है ABC, टू A कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है 8,000। अगेन मान के चलिए कि रेशियो जो है ना आपका ओल्ड है 2:2:1 और न्यू है 3:2:1। ठीक है, और पार्टनर कौन है ABC, पुराना ही, सारा कुछ वही है। तो क्या हो जाएगा, 8,000 को कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, कितना बटेगा 3,200, 1,600, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री ऐसा बनेगा। मान के चलिए कि अगर इसी टाइप में सारा कुछ सेम रहेगा और क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तब क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, बस मैं ऊपर केस चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं केस 2। इफ रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, इफ रिवाइज्ड वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, अगर ऐसा बोलता तो कैसे काम होता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आपने क्या पढ़ा कि उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। कैसे कैलकुलेट करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस को,
तो रफ कैलकुलेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रफ कैलकुलेशन। लिखते हैं मान के चलते हैं क्वेश्चन सेम है, ठीक है, वही 4 पॉइंट्स है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 10,000 इंक्रीज वैल्यू ऑफ स्टॉक 5,000, ठीक है। फिर लिखिएगा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,000। इसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं। ब्रैकेट में क्यों दिखा रहे हैं? माइनस इंडिकेट करने के लिए। क्रेडिटर्स को 3,000 और देना पड़ेगा, नुकसान हुआ ना। क्रेडिटर्स पेड 3,000 मोर, ये भी माइनस हो जाएगा। नीचे लिखते हैं 10, 5, 15 और -7 8,000। 8,000 प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आता है तो आगे लिखते लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर प्लस में आ रहा है तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, आंसर तो आपका अभी भी वही आएगा। मतलब जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो भी यही आया, नहीं बनाए प्लस माइनस किया तो भी यही आया। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है इस बात का कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है अगर रिवाइज्ड वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड होगा तो। ठीक है, रूल को फॉलो करना है। आगे अब जो भी प्रॉफिट हुआ है 8,000, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से है तो सारा कुछ वही होना चाहिए, आपको याद होगा। लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेन, ए का, बी का और सी का फॉर्मूला क्या आएगा? ओल्ड माइनस न्यू। तो 2/5 माइनस 3/6 ठीक है, सारा कुछ ऐसे ही करते थे और अभी भी ऐसे ही करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में क्या होता था? जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करते हैं। तो लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। राइट, ये हो जाएगा जर्नल एंट्री। और अमाउंट कैसे पुट करते हैं? तो सेम तरीका, 8,000 प्रॉफिट है ना, तो 8,000 इंटू 3/30 कर देंगे। करके देखते हैं 8,000 इंटू 3/30 800 आ गया। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 800 और फिर
इस 800 के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बी और सी में बांट देते हैं, तो आई थिंक डेसिमल में आएगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। बीस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 533 और सीज कैपिटल आ जाएगा 267। फाइन, तो ये हो जाएगा उसका एडजस्टमेंट एंट्री। फाइन, देखिए ऐसा तब करेंगे जब रिवाइज वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट होगा, तो इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। और इस सिचुएशन में जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो जो भी वैल्यू आप बिल्डिंग का, स्टॉक का, प्लांट मशीनरी का, क्रेडिटर्स का जो वैल्यू पुट करोगे, वो पुराना वैल्यू, दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में दिया है, न्यू बैलेंस शीट में भी वही पुट करेंगे, क्योंकि बोला जा रहा है रिवाइज वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा होता कि रिवाइज वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते कि जब नया बैलेंस शीट बनाते तो जो भी वैल्यू बढ़ा है या घटा है, वो बढ़ा के घटा के जैसा भी क्वेश्चन बोल रहा होता, उस हिसाब से नए बैलेंस शीट में चेंज लाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है रिवाइज वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड, लेकिन यहाँ पे अगर बोल रहा है नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो जो पुराना वैल्यू है नए बैलेंस शीट में भी वही वैल्यू दिखाएंगे। फाइन, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। जो भी थ्योरी पार्ट मुझे आपको समझाना था, वो सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया है, सारी बातें मैंने समझा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बस क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन बड़े बड़े करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आज का क्लास में जो हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसका यूज क्या है। फाइन, तो प्लीज आज आप लोगों ने बस अच्छे से नोट्स लेना था। नेक्स्ट क्लास जब एक दो क्वेश्चंस लेंगे, तब आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीजें क्यों कर रहे थे और इसका क्या यूज होगा। थैंक यू सो मच।